नमस्कार, डीडी न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी और आइए सबसे पहले इस वक्त की सुर्खियां देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजस्थान और तेलंगाना को देंगे विकास की सौगात। पीएम आज तेलंगाना में 6,100 करोड़ रुपए से ज्यादा की बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की रखेंगे आधारशिला। प्रधानमंत्री आज बीकानेर में 25,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का करेंगे लोकार्पण और शिलान्यास। बीकानेर के पास नौरंग देसर में एक जनसभा को भी करेंगे संबोधित। पश्चिम बंगाल पंचायत चुनाव में मतदान शुरू होते ही राज्य भर से हिंसक झड़पों की खबर। पोलिंग बूथों में मतपत्र लूटने और आगजनी की घटनाएं, कई की मौत। 11 जुलाई को आएंगे नतीजे। अहमदाबाद में चल रहे अर्बन 20 मेयर शिखर सम्मेलन का आज अंतिम दिन। दुनिया भर के 57 शहरों के प्रतिनिधि सम्मेलन में शामिल। भविष्य के लिए वैश्विक शहरी ढांचा तैयार करने पर मंथन। विदेश और संस्कृति राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी क्रोएशिया और उत्तर मैसिडोनिया की 4 दिवसीय यात्रा पर। आज क्रोएशियाई विदेश और यूरोपीय मामलों के मंत्रालय द्वारा आयोजित प्रतिष्ठित डबोर्नोविक फोरम में लेंगी भाग। खेल की खबरों में कनाडा ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारतीय बैडमिंटन स्टार पीवी सिंधु और लक्ष्य सेन की जीत का सिलसिला जारी। दोनों खिलाड़ी आज खेलेंगे अपना अपना सेमीफाइनल मुकाबला। और आइए अब खबरों को विस्तार से देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज तेलंगाना और राजस्थान के दौरे पर रहेंगे और दोनों राज्यों को 30,000 करोड़ से ज्यादा की परियोजनाओं का तोहफा देंगे। पीएम तेलंगाना में 6,100 करोड़ रुपए से ज्यादा की बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे, तो बीकानेर में 25,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। आइए एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को राजस्थान और तेलंगाना के दौरे पर होंगे। राजस्थान यात्रा के दौरान बीकानेर की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। 6 लेन वाले अमृतसर जामनगर ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे खंड का लोकार्पण भी प्रधानमंत्री करेंगे। राजस्थान में इसकी लंबाई 500 किलोमीटर की है। यह हनुमानगढ़ जिले के जाखड़ावाली गाँव से जालौर जिले के खेतलावास गाँव तक फैला हुआ है। इसका निर्माण लगभग 11,125 करोड़ रुपए की लागत से किया गया है। देश के सबसे बड़े नेता आते हैं तो तैयारी स्वतः ही हो जाती है और इस बात को लेकर लोगों में जोश भी है और बड़ी संख्या में लोग आते हैं। कॉरिडोर की सौगात 25,000 करोड़ से ज्यादा की आधारभूत संरचनाओं का उद्घाटन और इस इलाके को बड़ी सौगात है। वहीं एक हरित ऊर्जा गलियारा जो कि 10,950 करोड़ रुपए की लागत से बनकर तैयार हुआ है, इसका भी लोकार्पण प्रधानमंत्री करेंगे। ये लगभग 6 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा को एकीकृत करेगा। इसके अलावा बीकानेर में 30 बिस्तरों वाले एक ESIC अस्पताल का भी लोकार्पण होगा। जो योजनाएं हैं वो प्रत्येक नागरिक के लिए, उसमें ना कोई जाति है, ना धर्म है, ना भेद है। चाहे आप गैस चूल्हे की ले लो, चाहे आप मकान की ले लो, वो सब जाति बिरादरी को मिला है। मोदी जी का विकास का विजन है, सबका साथ सबका विकास। उन्होंने जो डिलीवर किया है देश के लिए, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर में हो, चाहे वो सैन्य के अंदर हो, चाहे वो इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर हो, हर जगह उन्होंने एक ऐसा काम करके दिखाया है जो कि संभव नहीं लगता था कि 5, 7, 10 साल में जो किया जा सकता है। शुरुआत बीकानेर रेलवे स्टेशन की पुनर्विकास की भी होगी। प्रधानमंत्री इसकी आधारशिला रखेंगे। ये लगभग 450 करोड़ रुपए की लागत से विकसित किया जाएगा। राजस्थान के दौरे से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई अहम संदेश भी दे सकते हैं भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं के लिए, और आम जनता को विकास की योजनाओं की सौगात मिलने वाली है। तेलंगाना में प्रधानमंत्री अपनी यात्रा के दौरान लगभग 6100 करोड़ रुपए की कई महत्वपूर्ण विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे, जिसमें 5,550 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित की जाने वाली 176 किलोमीटर लंबी राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाएं शामिल हैं। वे रेलवे की विनिर्माण इकाई काजीपेट की आधारशिला भी रखेंगे। 500 करोड़ रुपए की अधिक लागत से विकसित की जाने वाली इस आधुनिक विनिर्माण इकाई में वैगन निर्माण क्षमता में वृद्धि होगी। बहुत सालों से, लगभग 40-50 सालों से एक डिमांड था रेलवे का, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हो, कोच फैक्ट्री हो, अलग अलग डिमांड्स थे। अब एक इंटीग्रेटेड
रेलवे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी भूमि पूजा करने वाले हैं। वरंगल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट सिटी है। जैसा नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनने के बाद वरंगल विकास के लिए भारत सरकार अलग अलग काम किया है। इसमें वरंगल शहर को स्मार्ट सिटी के नाते नरेंद्र मोदी चुना है। पीएम मोदी का जोर देश में बुनियादी ढांचे के विकास पर है। इससे स्थानीय रोजगार सृजन और आसपास के क्षेत्रों में सहायक इकाइयों के विकास में मदद मिलेगी। ब्यूरो इनपुट के साथ वारंगल से अनुज यादव और बीकानेर से शैलेंद्र मिश्र की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। हमारे दो संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ अनुज यादव जुड़ रहे हैं वारंगल तेलंगाना से, और हमारे साथ शैलेंद्र मिश्रा हमारे साथ जुड़ रहे हैं बीकानेर राजस्थान से। दोनों से हम बातचीत करेंगे प्रधानमंत्री के आज के दौरे को लेकर के। सबसे पहले अनुज के पास चलते हैं। अनुज, अगर हम तेलंगाना की बात करें तो वहाँ पर जो दोनों परियोजनाएं जिनका प्रधानमंत्री वहाँ पर शुरुआत करेंगे वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। चाहे हम रेलवे से जुड़ी हुई परियोजना की बात करें या उसके अलावा हाईवे की बात करें, किस तरह का उत्साह है वहाँ पर लोगों पर? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शुरू से ही फोकस रहा है कनेक्टिविटी को मजबूत करना। चाहे हम हाईवेज की बात करें या रेलवेज की बात करें, निश्चित तौर पर यहां जो राष्ट्रीय राजमार्ग है, आज उसकी एक ऐसी आधारशिला रखी जाएगी जो ना सिर्फ राज्य से दूसरे राज्यों को जोड़ेगा, बल्कि शहर से शहर की कनेक्टिविटी अच्छी हो। दूसरी जो सबसे बड़ी बात है, रेलवे का जो यहाँ पर एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है उसकी आधारशिला रखी जाएगी। और सबसे बड़ी बात यह है, जो लोगों के अंदर उत्साह है कि जब किसी भी इलाके के अंदर रेलवे का कारखाना लगता है तो वहां रोजगार की असीम संभावनाएं पैदा होती हैं, और इसी वजह से यहां के लोगों के अंदर काफी उत्साह है। प्रधानमंत्री सबसे पहले यहां पर अब से कुछ देर बाद यहां का जो प्राचीन भद्रकाली मंदिर है वहां पर जाएंगे, पूजा अर्चना करेंगे, और उसके बाद जो ये आधारशिला रखने का कार्यक्रम है, चाहे रेलवे की बात करें या नेशनल हाईवे की, वो कार्यक्रम होगा। और उसके बाद एक बड़ी जनसभा को यहां संबोधित करेंगे चंद्रशेखर। करीब 1 लाख से ज्यादा लोगों को यहां बैठने की व्यवस्था यहां पर की गई है। तेलंगाना के लोगों के लिए निश्चित तौर पर आज का जो दिन है एक महत्वपूर्ण दिन इसलिए कहा जा सकता है क्योंकि 6100 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात आज तेलंगाना की जनता को मिलेगी। मैं अगर इसी वर्ष पिछले 6-7 महीने की बात करूं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह तीसरा दौरा होगा। इससे पहले वो मार्च, अप्रैल और जनवरी के अंदर तेलंगाना के अंदर आए थे, और तेलंगाना के लोगों को हमेशा ये उम्मीद रहती है कि जब देश के प्रधानमंत्री यहां आते हैं तो निश्चित तौर पर यहां के लोगों को वो बहुत कुछ देके जाते हैं। तो आज भी ऐसा दिन है जब तेलंगाना की जनता देश के प्रधानमंत्री का इंतजार कर रही है। शैलेंद्र, अगर हम राजस्थान की बात करें तो सबसे पहले तो ये बताइए कि वहाँ पर कितना उत्साह है वहाँ पर लोगों में प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर के? देखिए, बीजेपी ने हमने देखा है कि 2-3 दिनों में बहुत तैयारियां की है। बाइक रैली निकाली गई है। ये एक तरह से देखें, तमाम छात्र छात्रा वो साइकिल रैली आज निकालेंगे जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीकानेर शहर में होंगे। और कहा जा रहा है कि आसपास के जिलों से बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता और आम जनता जो पब्लिक मीटिंग जनसभा होने वाली है, सरकारी जो एक कार्यक्रम है जिसमें हम सौगात देखेंगे 25,000 करोड़ से अधिक परियोजनाओं की बीकानेर और राजस्थान की जनता को। उसके बाद पार्टी का कार्यक्रम जो है उसमें बड़ी संख्या में लोगों के जुटने को उम्मीद है। और हमने पिछले 2-3 दिनों में देखा है कि बीकानेर शहर में जगह जगह भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता वो बाइक रैली निकाल रहे थे, उत्साहित थे, लोगों से बात कर रहे थे, लोगों को आमंत्रित कर रहे थे उस रैली में शामिल होने के लिए। तो निश्चित तौर पर ये बहुत महत्वपूर्ण मौका इसलिए है चंद्रशेखर कि बीजेपी ने महासंपर्क अभियान की जो शुरुआत की थी 31 मई से, उसकी औपचारिक शुरुआत अजमेर राजस्थान से हुई थी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए थे और 30 जून को ये महासंपर्क अभियान खत्म हुआ, और अब फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजस्थान की धरती पर बीकानेर आ रहे हैं। तो तकरीबन 1 महीने से 1-2 दिन ज्यादा में ही आप देखें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दूसरा दौरा है राजस्थान का। और इस बीच हमने देखा है कि बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व से बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह लगातार राजस्थान के दौरे पर आते रहे, जनसभा को संबोधित किया, पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात की, प्रबुद्धजनों से मुलाकात की। तो राजस्थान कितना महत्वपूर्ण है ये दिखाई देता है जब 40 दिन के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिर से राजस्थान आ रहे हैं। पहले अजमेर आए थे और अब बीकानेर के दौरे पर आ रहे हैं। और बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व से जो सभी प्रमुख नेता हैं वो
बीकानेर वो राजस्थान के दौरे पर आए हैं। आज जब प्रधानमंत्री यहाँ पर रहेंगे तो हम देखेंगे कि नितिन गडकरी जो केंद्रीय मंत्री हैं, राजमार्ग मंत्री हैं, वो भी मौजूद होंगे। अर्जुन राम मेघवाल बीकानेर संसदीय क्षेत्र से चुनकर आते हैं, कानून मंत्री हैं, उनसे हमने बात भी की थी। वो कह रहे थे कि मेमोरेबल यानी ऐतिहासिक होगी, स्मरणीय होगी जो बीकानेर की जनसभा होने वाली है। हालांकि हम 2-3 दिन से देख रहे हैं रुक रुक कर बारिश हो रही है। आज भी मौसम विभाग के मुताबिक बारिश हो सकती है और सुबह थोड़ी बूंदाबांदी हुई भी है। शैलेंद्र, एक छोटा सा सवाल अनुज से पूछ लेते हैं। अनुज, वक्त कम है, थोड़ा सा संक्षेप में बताइएगा। जिस तरह से शैलेंद्र बता रहे थे, तेलंगाना में भी कुछ समय के बाद चुनाव होने हैं, तो एक तरफ विकास की बात हो रही है, वहीं तेलंगाना में बीजेपी ने जिस तरह से नए अध्यक्ष की घोषणा की है और अभी चुनाव के जो प्रभारी हैं वो घोषित कर दिए हैं, ऐसे में प्रधानमंत्री का दौरा क्या मायने रख रहा है वहाँ पर? देखिए, निश्चित तौर पर यहाँ के लोगों के लिए, क्योंकि यहाँ की जनता को भी मालूम है कि उनको अपने इस राज्य का एक बार फिर से नया मुख्यमंत्री यहाँ पर चुनना है, नई सरकार को चुनना है, तो निश्चित तौर पर ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा और भी ज्यादा महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि यहाँ अगर मैं कार्यकर्ताओं की बात करूं, भाजपा के नेताओं की बात करूं, बूथ स्तर के नेताओं की बात करूं, तो ये एक उनके अंदर जोश भरने का कार्यक्रम भी रहेगा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निश्चित तौर पर एक ऐसा संदेश यहां पर इस पब्लिक रैली के माध्यम से देके जाएंगे कि अब वो समय आ चुका है, आपको एकजुट होकर यहां पर एक लंबी आपको लड़ाई लड़नी है। और लड़ाई लड़नी है कि इस देश के अंदर जिस तरीके से विकास की रफ्तार तेजी से आगे चल रही है, उसी तरीके से राज्य के अंदर भी अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी तो डबल इंजन की सरकार बनेगी। और यह बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा इस बात को कहते रहे हैं, तो निश्चित तौर पर कार्यकर्ताओं और नेताओं के अंदर जोश भरने का भी आज दिन होगा। शुक्रिया आप दोनों का इन तमाम जानकारियों को हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और यहाँ पर वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। रूठी है तो मना ले बंधु, अरे अब के घर बसा ले बंधु। घर है यार घर बार नहीं, दीवार तो है हम वार नहीं। तो पुट्टी भर ले, तो पुट्टी भर ले, तो पुट्टी भर ले। कहानी जो भी हो, वंडर वॉल पुट्टी दे एक परफेक्ट फिनिश। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव के लिए चल रहे मतदान के बीच कई जगहों से हिंसक झड़पों की खबर मिल रही है। कई जगहों पर मतपत्र लूटे जाने, तोड़फोड़ और आगजनी की भी खबरें आ रही हैं। मुर्शिदाबाद में टीएमसी भाजपा कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हुई है। इस हिंसा में कई लोगों के घायल होने की बात सामने आई है। कल रात से अब तक 2 लोगों के मारे जाने की खबर है। बीती 8 जून को पंचायत चुनाव की घोषणा से अब तक कई हिंसक झड़पें हुई हैं, जिसमें 18 लोगों की मौत हो चुकी है। आज राज्य की 928 जिला परिषद, 9730 पंचायत समिति और 63,229 ग्राम पंचायतों की सीटों के लिए करीब 5 करोड़ 67 लाख मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। शाम 5 बजे तक वोट डाले जाएंगे। वहीं पंचायत चुनाव के नतीजे 11 जुलाई को आएंगे। हमारे संवाददाता प्रसन्नजीत बख्शी हमारे साथ जुड़ रहे हैं कोलकाता से। प्रसन्नजीत, आज दरअसल शनिवार का दिन होता है, थोड़ा सा वक्त कम होता है, इसलिए अभी जब इससे पहले 8 बजे हम बात कर रहे थे उस समय पे ये बात सामने आई थी। आपने बताया था कि किस तरह से आज सवेरे भी लगातार हिंसा हो रही है। दरअसल हम बंगाल की बात करें तो जो खबरें आ रही हैं उसमें कई जगहों पर लोग कह रहे हैं कि आप केंद्रीय बलों को भेजिए, तब जाकर हम वहां पर वोट देने जाएंगे। कई जगह पर जो चुनाव अधिकारी है वो कह रहे हैं कि हम डरे हुए हैं। इस तरह का माहौल क्या देखिए चंद्रशेखर, बहुत ऐसा है कि जी चंद्रशेखर, बात ऐसा है कि आपसे हम सिर्फ 1 घंटा पहले बात किए थे और 1 घंटा पहले वालों की आंकड़ा वो हम आपको 25 बताए थे, मतलब 19 काल रात से अब तक 6 लोगों की मौत हो चुका था। 24 बताए थे, 5 लोगों की मौत हो चुका है। घंटा बाद आपसे बात कर रहा हूं तो ये प्रसन्नजीत, आपकी आवाज ठीक से नहीं आ पा रही है यहाँ पर। सुन पा रहा है चंद्रशेखर? जी, संक्षेप में आप बता दीजिए क्या कुछ हुआ है पिछले 1 घंटे में।
हाँ, 1 घंटे में। और एक का उनका मौत हो चुके हैं। कई जगह पे वो पूरी तरह से तहस-नहस कर दिया गया, बैलेट बॉक्स तालाब में फेंक दिया गया और किसी जगह पे स्टेट इलेक्शन कमीशन का कोई अता पता तो जान बचाने के लिए, अपने मतदान करने के लिए बार बार हर एक जगह पर कुछ शिकायत दर्ज करने की कोशिश में लगे हुए हैं, लेकिन शिकायत लेने के ठीक है, अगर दर्ज भी किया जा रहा है तो शिकायत को अमल देने के लिए आगे। प्रसन्नजीत, आप एक छोटा सा एक रिपोर्ट बना के भेज दीजिए, क्योंकि आपकी आवाज़ वहाँ से नहीं आ पा रही है, तो हम बाद के बुलेटिन्स में आपका जो रिपोर्ट है आज सवेरे क्या कुछ वहाँ पर हो रहा है हम दर्शकों को दिखाने की कोशिश करेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका। लेकिन हमारे संवाददाता बता रहे हैं कि हालात काफ़ी चिंताजनक वहाँ पर बने हुए हैं, कई जगहों पर वहाँ पर हिंसा हो रही है और लगातार हम अपने संवाददाता से जब बात कर रहे थे अभी से 1 घंटे पहले और अब के बीच में, वो बता रहे हैं कि करीब 5 लोगों की वहाँ पर मौत हो चुकी है। लगातार मौतों का जो आंकड़ा है लगातार वहाँ पर बढ़ता जा रहा है और इस सब के बीच वहाँ पर चुनाव भी हो रहा है, तो समझा जा सकता है कि हालत कितना वहाँ पर कितने खराब हो चुके हैं। अगली खबर की ओर चलते हैं। अहमदाबाद और गांधीनगर में जारी अर्बन 20 महापौर शिखर सम्मेलन का आज दूसरा एवं अंतिम दिन है। 2 दिन के इस शिखर सम्मेलन में दुनिया भर के 57 और भारत के 35 शहरों के प्रतिनिधि और प्रतिभागी भाग ले रहे हैं। इनमें 45 महापौर और उप महापौर भी शामिल हैं। सम्मेलन में भविष्य के लिए वैश्विक शहरी ढांचा तैयार करने पर मंथन हो रहा है। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और आवास और शहरी कार्य राज्य मंत्री कौशल किशोर ने कल इस सम्मेलन का उद्घाटन किया था। इस अवसर पर मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने शहरीकरण और जलवायु की बढ़ती चुनौतियों से निपटने के लिए टिकाऊ और जलवायु के अनुकूल शहरों के निर्माण की आवश्यकता को उजागर किया था। विदेश और संस्कृति राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी देर रात 4 दिवसीय क्रोएशिया और उत्तर मैसिडोनिया की आधिकारिक यात्रा पर रवाना हो गईं। क्रोएशिया में राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी आज क्रोएशियाई विदेश और यूरोपीय मामलों के मंत्रालय द्वारा आयोजित प्रतिष्ठित डब्रोवनिक फोरम में भाग लेंगी। फोरम का 2023 संस्करण वैश्विक भू राजनीति और भू अर्थशास्त्र की गतिशीलता और ज़रूरतों पर केंद्रित होगा। राज्य मंत्री 10 और 11 जुलाई को उत्तर मैसिडोनिया का दौरा करेंगी, जहां वो विदेश मंत्रालय और संस्कृति मंत्रालय में अपने समकक्षों से मुलाकात सहित द्विपक्षीय संबंधों पर व्यापक चर्चा करेंगी। वो विधानसभा अध्यक्ष से मुलाकात करेंगी और स्कोपजे में भारतीय प्रवासियों के साथ बातचीत करेंगी। वो मदर टेरेसा के मेमोरियल हाउस का भी दौरा करेंगी। भारत के क्रोएशिया और उत्तर मैसिडोनिया के साथ घनिष्ठ और मैत्रीपूर्ण संबंध हैं। उत्तर मैसिडोनिया जनवरी 2023 में भारत द्वारा आयोजित वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन का हिस्सा था। समाज की भागीदारी से कितनी भी बड़ी समस्या का सामना किया जा सकता है, कुछ ऐसा ही हुआ है टीबी उन्मूलन की दिशा में। समाज के कई लोग आगे आकर निक्षय मित्र बने और सरकार के टीबी मुक्त भारत अभियान का हिस्सा बने। उन्हीं में से एक हैं पद्मश्री पारा ओलंपियन डॉक्टर दीपा मलिक। दीपा मलिक से डीडी न्यूज ने खास बात की। केंद्र सरकार ने 2025 तक टीबी उन्मूलन का लक्ष्य रखा है और इस लक्ष्य को पाने के लिए समाज के कई सारे लोग, संगठन, इंडिविजुअल लोग सामने आए हैं निक्षय मित्र बनकर। आज हमारे साथ एक खास निक्षय मित्र हैं जो किसी परिचय के मोहताज नहीं, पद्मश्री डॉक्टर दीपा मलिक, जो खेल रत्न, अर्जुन अवार्डी और जो टीबी मुक्त भारत अभियान है उसकी राष्ट्रीय एम्बेसडर भी हैं। डॉक्टर दीपा मलिक, जब आप भी एक टीबी सर्वाइवर हैं और जब आपको टीबी हुआ तो उसके बाद की एक जर्नी हमें बताएं, साथ ही साथ कैसे आपको प्रेरणा मिले कि जो ये लड़ाई है टीबी के खिलाफ उसमें आपकी भी भागीदारी हो। जी, मैं बहुत छोटी थी, मैं लगभग 5 वर्ष की थी जब मेरे स्पाइनल कॉर्ड में ट्यूबरक्लोसिस का इन्फेक्शन पाया गया और बहुत शुक्रगुजार हूँ अपने माता पिता की, क्योंकि वो मेरे केयर गिवर थे। उन्होंने उस बीमारी को समझा, डॉक्टरों के जितने भी सुझाव रहे उस इलाज को पूर्ण रूप से कराया। मैं देखती थी कि जो हमारे समाज के लोग हैं वो मिलने नहीं आना चाहते थे, या कभी कभी माँ थक जाती थी अस्पताल के चक्कर काट के, तो लगता था कि कोई और आ जाए दायित्व संभाल ले, तो कहीं पे मेरे को लगता था कि कतराते थे लोग। तो एक तो वो बचपन की मेरी याद रही कि जब मदद के 4 हाथ आगे आते हैं तो थोड़ी आसानी हो जाती है किसी लंबी बीमारी को झेलने के लिए।
मेरी प्रेरणा शायद वहीं से आई। जब आप निक्षा मित्र बनी और जो आप लोगों ने 10 लोगों को गोद लिया, तो जो पौष्टिक आहार है उनको देने के अलावा क्या बात भी करती हैं आप? बिल्कुल मिलती हूँ, मैं स्वयं भोजन देने जाती हूँ पौष्टिक आहार का, जो हम पैकेट्स तैयार करते हैं। तो महीने में एक बार तो हम रूबरू मिलते हैं, आमने सामने हम बात करते हैं, टेलीफोनिक संवाद भी हम उनसे करते हैं। और अब तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के इतने बेहतरीन माध्यम है, तो वीडियो कॉलिंग भी मैं करती हूँ। जब कभी मैं बाहर होती हूँ, विदेश होती हूँ, मैं खुद नहीं जा पाती, तो मैं वीडियो कॉलिंग के माध्यम से मिलती हूँ। और एक मेरा प्रयत्न और रहता है कि जिस रिस्पेक्टिव डॉक्टर के तहत वो इलाज ले रहे हैं, तो एक अकाउंटेबिलिटी के चलते कि क्या वाकई वो समय समय पर अपने चेकअप के लिए आ रहे हैं, क्योंकि वो कह देते हैं कि हाँ हम जा रहे हैं, तो डॉक्टर से भी एक संवाद में रखती हूँ। क्या आप मैसेज देना चाहेंगी? पॉलिसी मेकर्स को तो बहुत बड़ा धन्यवाद कि इस सोच को उन्होंने समझा, इसके लिए फ्री जांच, फ्री इलाज केंद्र, फ्री दवाई सब तक पहुंचाने की जो एक मुहिम चालू करी है। अगर मैं एक दिव्यांग महिला होकर 10 लोगों का इलाज का बीड़ा उठा सकती हूँ, 10 लोगों की जिंदगी में एक मित्र बनकर उनके पौष्टिक आहार और इलाज का ध्यान दे सकती हूँ, तो मेरा आह्वान है कि कम से कम एक जने का तो निक्षय मित्र हर व्यक्ति बने, तो हम इस जीत को निश्चित 2025 तक भारत को हम टीबी मुक्त बना लेंगे। टीबी हारेगा, देश जीतेगा। कैमरामैन संजीव के साथ नितेंद्र सिंह, डीडी न्यूज, दिल्ली। केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना बेरोजगार युवकों द्वारा अपनी व्यवसाय शुरू करने में काफ़ी मददगार साबित हो रही है। इस योजना के तहत जहां आसानी से ऋण उपलब्ध हो जाते हैं, वहीं केंद्र सरकार द्वारा सब्सिडी भी दी जाती है। आइए देखते हैं केरल के इडुक्की से ये खास रिपोर्ट। केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना युवाओं को उद्यम शुरू करने के लिए वरदान साबित हो रही है। केरल के इडुक्की में रहने वाली निम्मी मारिया जिम्मी मात्र 21 वर्षों में डैम हिल क्विल फॉर्म नाम से मुर्गी पालन का उद्योग सफलतापूर्वक चला रही हैं। उन्होंने जब पोल्ट्री फार्म शुरू किया तब उन्हें वित्तीय सहायता की जरूरत थी। बैंकों द्वारा उन्हें पीएमईजीपी के तहत ऋण स्वीकृत हुई। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार की इस योजना के तहत ऋण पर 35% की सब्सिडी भी मिल रही है। पीएमईजीपी मुझे फेडरल बैंक की इडुक्की शाखा से पीएमईजीपी के तहत ऋण प्राप्त हुआ है। एक महिला होने के नाते मुझे ऋण पर 35% की सब्सिडी भी मिलती है। ये योजना युवाओं के लिए अपना खुद का व्यवसाय शुरू करने के लिए बहुत उपयोगी है। मेरा व्यवसाय बहुत सहजता से चल रहा है। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम एक क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी कार्यक्रम है, जिसे एमएसएमई मंत्रालय द्वारा ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए शुरू किया गया है। इस योजना के तहत बेरोजगार युवाओं को उनका अपना व्यापार शुरू करने के लिए 50 लाख रुपए तक का ऋण उपलब्ध कराया जाता है। इडुक्की से एंथनी मुनियारा और ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। कनाडा ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारतीय बैडमिंटन स्टार पीवी सिंधु के जीत का सिलसिला जारी है। सिंधु ने क्वार्टर फाइनल मुकाबले में चीन की गाओ फैंजी को 21-13, 21-7 के सीधे गेम में शिकस्त देकर सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की की, जहां आज रात उनका सामना जापान की अकाने यामागुची के खिलाफ होगा। वहीं पुरुष एकल वर्ग के क्वार्टर फाइनल में लक्ष्य सेन भी अपना मुकाबला जीतने में सफल रहे। लक्ष्य ने क्वार्टर फाइनल में बेल्जियम के जूलियन कैरेगी को 21-8, 17-21, 21-10 से शिकस्त दी। लक्ष्य अब सेमीफाइनल में जापान के केंटा निशिमोटो से आज रात भिड़ेंगे। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, और इस बुलेटिन के ठीक बाद आप देख सकते हैं मेरे सहयोगी असीम मिश्रा के साथ मनी मंत्रा। नमस्कार।